चलो सी एन टेस्ट स्टूडेंट्स, आपने पहले का वीडियो देख लिया। एक्चुअली उसमें हमने 8 सम सॉल्व किया और वो सब इंपॉर्टेंट सम्स है। तो आप उसको इग्नोर वगैरह ऐसा मत करना, सॉल्व करते रहना सम्स को कंटिन्यूस बेसिस पे, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट वाला सम्स पे हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन नाम है ना उसका, दिया नहीं है कुछ। देखो उसने ऐसा बोला, टोटल सेल्स फॉर द ईयर वेर 398 करोड़। यस, ये नवंबर 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यस, total sales for the year were 398 crore, out of which cash sales amounted to 262 crore। तो टोटल सेल्स 292 करोड़ है, 398 करोड़ है, उसमें से कैश सेल्स है 262 करोड़। तो कैश सेल्स अपने को मिल गया। ओके, रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर टोटल 134 करोड़, मतलब डेटर से पैसा मिला, तो 134 करोड़ डेटर से भी मिला है। इज दैट क्लियर? जब डेटर से मिल ही गया तो फिर डेटर का अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। आगे, परचेज फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 220 करोड़, आउट ऑफ विच क्रेडिट परचेज 80 करोड़ से। अच्छा, पहले का जरा बताओ, 262 करोड़ किधर जाएगा? ओपनिंग, सॉरी ओपनिंग ऑपरेटिंग प्लस 134 करोड़ जो डेटर से आया, ऑपरेटिंग प्लस। अब जो क्रेडिट परचेज है वो 80% है। हमने टोटल परचेज किया 220 करोड़ और उसमें से क्रेडिट परचेज 80 करोड़ से 80% है, मतलब तो कैश परचेज कितना है? कैश परचेज 20%, 20% मतलब 44 करोड़ ऑपरेटिंग माइनस। अब देखो, इसने ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर बोला, समझा? तो सिर्फ वो उसी की बात कर रहा है। तो मैं अब भी बना लेता हूं ना। सर आगे भी तो हो सकता है ना, क्रेडिट हो सकता है, नॉट नेसेसरी नहीं हो सकता, हो सकता है। मैं किधर उसको क्लोज कर रहा हूं? मैं तो सिर्फ बैलेंस लिख के रख रहा हूं। ठीक है, और क्रेडिट परचेज 80% है, क्रेडिट परचेज 80% है, तो 220 का 80% क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट परचेज का एंट्री पास करो, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर के क्रेडिट में 176। अब आगे आ सकता है क्रेडिटर, मुझे नहीं मालूम, देखना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ अदर सप्लायर ऑफ अदर कंज्यूमेबल एंड सर्विसेज वेर पेड ₹19 करोड़ इन कैश। तो सर्विसेज का पैसा दिया हम लोग ने 19 करोड़ इन कैश, ऑपरेटिंग माइनस में आता है। Employees were paid 20 crores in care, operating minus, very good. Fully paid preference shares of the face value of 32 crores were redeemed। तो 32 करोड़ हमने रिडीम किया प्रेफरेंस शेयर्स का, मतलब फाइनेंसिंग माइनस। इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 20 करोड़ वेर अलॉटेड, इक्विटी शेयर हमने इशू किया 20% प्रीमियम में, मतलब 24, फाइनेंसिंग प्लस, इशू किया ना तो प्लस आएगा ना रे। डिबेंचर्स ऑफ 20 करोड़ एट अ प्रीमियम ऑफ 10% वर रिडीम। डिबेंचर्स वेर इशूड इक्विटी शेयर इन लीव ऑफ द डिबेंचर। अब ध्यान से सुनना, डिबेंचर्स था आपके पास, 20 करोड़ का था, 10% प्रीमियम, यानी तुमने 21 करोड़ उसका वापस करने के लिए तुमने इक्विटी शेयर इशू किया, समझा? तो ये हमारे बुक्स में इफेक्ट नहीं आएगा, तो इग्नोर करने का और नोट लिखने का। देयर इज नो आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ कैश। ₹26 करोड़ वर पेड बाय द वे ऑफ इनकम टैक्स, ऑपरेटिंग माइनस। अब ध्यान से सुनो, वही आया, न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 25 करोड़ वाज परचेज इन पार्ट ऑफ ओल्ड मशीनरी, द बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीनरी वाज 30 करोड़। 25 करोड़ का मशीनरी था, 25 करोड़ का मशीनरी लेने के लिए मैंने 13 करोड़ का मशीनरी दिया मेरा, बट वो बोलता है मैं 15 करोड़ में लेके जाऊंगा, लेके जा, तो 10 करोड़ ही मेरे को देना रहेगा कैश में, क्योंकि ये तो इसका तो मैंने मशीनरी में दिया ना, तो मशीनरी किधर कैश होता है? सिर्फ ये देखने का कि किसमें कैश आया गया, तो इसमें कैश गया ना, तो इन्वेस्टिंग माइनस 10 करोड़। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 18 करोड़ वेर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2 करोड़, तो 16 करोड़ में बेचा, इन्वेस्टिंग प्लस। डिविडेंड 15 करोड़ से और 2.7 करोड़, तो ये पूरा मिला के फाइनेंसिंग माइनस, उसी में 15 करोड़ में 2.7 करोड़ डीडीटी है।
डिबेंचर इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 3 करोड़ वाज पेड, फाइनेंसिंग माइनस, ओपनिंग बैलेंस 2 करोड़। किधर भी आपने क्रेडिटर पढ़ा नहीं पढ़ा? किधर भी आपने पढ़ा नहीं पढ़ा? तो फिर अभी तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझा क्या? 168 करोड़ का हमने कैश बैंक दिया है क्रेडिटर को। ये समझा क्या? बस अभी तो क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का है। कोई बोला नहीं है ना, तो ये हमेशा डायरेक्ट, ज्यादातर ये डायरेक्ट मेथड से बनता है। ये हिंट है ना कि प्रॉफिट तो दिया नहीं, तो हम लोग तो डायरेक्ट मेथड से फॉलो सॉल्व करें। ठीक है। Receipt from debtors 134. Cash purchase 44 माइनस, ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ठीक है। 19, ठीक है। पेमेंट टू एम्प्लॉइज, ठीक है। लास्ट में शायद इनकम टैक्स पे, कितना इनकम टैक्स पेड? 26 करोड़। 262 प्लस 134 माइनस 44 माइनस 168 माइनस 19 माइनस 20 माइनस 26, 119। नंबर 2, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आराम से इन्वेस्टिंग का ना, देखिए एक लाइन देखते आने का, वाह। हम्म, पैसा गया 1A। फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एट अ लॉस, मतलब 16 माइनस 2,
दो ही लग रहा है इन्वेस्टमेंट में तो। -10 +6 +6 3। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 32। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 24। इश्यू करने से पैसा आता है। आप सिर्फ पैसे का फ्लो को देखो, इनफ्लो है कि आउटफ्लो, इतना ही देखना बस बराबर से। डिवेंचर का नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा ना। फिर डिविडेंड 15। फिर डिवेंचर इंटरेस्ट 3। ऐसे नेचर के सम ज्यादा कोई करता नहीं है, सिर्फ हम लोग ही कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको प्राउड होना चाहिए कि मुझे बहुत प्राउड है कि मैं वो सम्स कराता हूँ जो कभी इतना कोई सम्स करता भी नहीं है। ठीक है। नंबर 4। टू। 101 रुपया आएगा। 101 रुपया आएगा अभी। कॉपी कर लो। नोवा सम्स। पेन। हम्म। रेडी रहो अभी, रेडी। इसमें तो धमाकेदार मजा आने वाला है, क्योंकि 3-3 का तो उसने ओपनिंग बैलेंस दिया ही है। एक डेटर का, एक क्रेडिटर का और एक अनपेड एक्सपेंस का। ठीक है। नाम है विकाता लिमिटेड। जब उसने ओपनिंग बैलेंस दिया था तो समझ जाने का हम लोग को फंसाने वाला है। ये मई 10 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उसने ओपनिंग बैलेंस दिया तो समझ जाने का अपने को लेजर तो कुछ बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी देखो, फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 15,500 वॉट डिस्पोज ऑफ फॉर ₹12,000। अभी ध्यान से सुनना। फर्नीचर जिसका बुक वैल्यू 15,500 है, उसको आपने डिस्पोज किया 12,000 में, तो 12,000 ही आप कंसीडर करोगे ना, क्योंकि कैश का बात तो 12,000 पे हो रहा है। कैश का जो बात है वो तो 12,000 पे हो रहा है। तो फर्नीचर को बेचा तो कैश आएगा, तो आई प्लस इन्वेस्टिंग प्लस। फिर मशीनरी कॉस्टिंग 3,10,000 वॉज परचेज एंड 20,000 स्पेंड फॉर एन इरेक्शन। तो 3,10,000 का तो आपने मशीनरी खरीदा और 20,000 रुपए उसके इरेक्शन के लिए खर्चा किया, मतलब 3,30,000 रुपए का आपने मशीनरी खरीदा।
तो इन्वेस्टिंग माइनस, fully paid 8% preference share of face value of rupees 10 lakh were redeemed at 3% premium, मतलब 10,03,000 कितना आता है? 10 लाख का 3%, मैं तो कंफ्यूज हो गया। यस, 10,30,000। तो लिखो तो 10,30,000 रिडीम किया आपने, तो फाइनेंसिंग माइनस। इन दिस कनेक्शन 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच वेर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। अभी आप मुझे बताओ 60,000 का शेयर्स आपने इशू किया 12 रुपए में, तो मैं बोलो आपने 7,20,000 रुपए का इक्विटी शेयर इशू किया, तो इक्विटी शेयर इशू करने से कैश आता है, तो फाइनेंसिंग प्लस। डिविडेंड वाज पेड एज फॉलो, जो भी है यार डिविडेंड पे किया, मतलब 1,50,000 का डिविडेंड पे किया आपने, तो फाइनेंसिंग माइनस। टोटल सेल 32 लाख है, जिसमें से कैश सेल्स 11,50,000 है, तो क्रेडिट सेल बचा हुआ बैलेंस। तो पहले 11,50,000 के ऊपर तो बात करो, क्योंकि उतना उतना कैश सेल्स हुआ है, तो कैश सेल्स में मतलब कैश आया ना, तो हम लोग कैश के बारे में बात करते हैं। तो कितना आया? 11,50,000, तो ऑपरेटिंग प्लस। सेम टोटल परचेज 8 लाख है, उसमें से कैश परचेज 60,000 है, तो ऑपरेटिंग माइनस। टोटल एक्सपेंस इंकर्ड वेयर 12,40,000, टोटल खर्चा 12,40,000 का किया है, सॉरी खर्चा किया है, पे किया ऐसा किधर हुआ है? ऐसा नहीं हुआ है ना, नीचे देखो उसने बोला अनपेड एक्सपेंस, समझा? थोड़ा वेट करो। फिर टैक्सेस पेड इंक्लूडिंग डिविडेंड टैक्स वेयर 3,30,000। तो क्या करना है ना, आपने जो डिविडेंड टैक्स भरा है ना, उसमें से माइनस करने का, तो डिविडेंड टैक्स जाएगा फाइनेंसिंग माइनस, और 3,07,500, क्योंकि 3,30,000 में से 22,500 निकाल दो, तो 3,07,500 वो इनकम टैक्स है, तो ऑपरेटिंग माइनस। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑन द ईयर एंड वेर 1,25,000। तो ईयर एंड का दिया है, ईयर बिगनिंग का नहीं दिया उसने। यस, ईयर बिगनिंग है, तो अपने को फाइंड करना पड़ेगा। यस, उसने ईयर बिगनिंग नहीं दिया। ओके, ठीक है बॉस, तो 3 वर्किंग नोट तो ही बनाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, बाद में ही बना सकते हो। वर्किंग नोट 1, डेटर्स अकाउंट, वर्किंग नोट 2, क्रेडिटर्स अकाउंट, एंड वर्किंग नोट 3 अनपेड एक्सपेंस का मैं शेड्यूल बनाता हूँ। क्योंकि स्टेटमेंट है ना, आपने ना सीए फाउंडेशन में भी किया है, तो ये एकदम सिंपल होता है। देखो, कैश बैंक, एड अल्लाह, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना आएगा। बोलो, ये समझा आपको? ठीक है, ये याद रखो स्टेटमेंट एक्सपेंस और इनकम के लिए ना ऐसे बनाने का, एक्सपेंस और इनकम के लिए ऐसे बनाने का, टेंशन नहीं लेने का। अब सॉल्व करते हैं। अगर ऐसा बात करें, देखो मैं आपको ना पूरा इसका ना स्टेटमेंट का ना मीनिंग बताता हूँ। ये ना करंट ईयर होता है, करंट ईयर होता है, प्रीवियस ईयर होता है, प्रीवियस ईयर, याद रखना है बात को। ये तरीका है, मतलब जो भी एक्सपेंस और इनकम है ना, आप इसी फॉर्मेट में बनाओ, सिंपल, लेजर मत बनाओ, इसे फॉर्मेट बनाओ, सबसे बेस्ट है। ठीक है, डेटर से रिलेटेड ओपनिंग बैलेंस लिख देता हूँ। 1,50,000, 1,47,000। इसका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
78,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 83,000। क्यों? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमने डेटर से कितना पैसा लिया और क्रेडिटर को कितना पैसा दिया, बल्कि वो डेटा उसमें नहीं दिए और ऊपर से उसने ओपनिंग बैलेंस दिया, क्लोजिंग बैलेंस दिया। इसका मतलब वो खुद भी जानना चाहता है कि डेटर से हमने कितना पैसा लिया है। ठीक है, तो हम लोग खुद मतलब वो खुद जानना चाहता है, इसके लिए हमने बनाया। हम लोग को थोड़ी ना टाइम पास बनकर टाइम पास के लिए बनाना है। ठीक है, अब चलो ध्यान दो और क्या। कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, इसका भी देखो। अनपेड, अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कभी का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मतलब प्रीवियस है 63,000, और अनपेड करेंट ईयर का 55,000। देखो, सबसे सिंपल में बना के दे रहा हूं मैं। चलो आप क्या सॉल्व करते हैं। पहले ऑपरेटिंग का लेना, पहले ऑपरेटिंग का लेना, कुछ भी गाएगा मत करना, पहले ऑपरेटिंग का लेना। कैश फ्रॉम सेल्स 11,50,000। पेमेंट फॉर कैश परचेज 60,000। याद आ रहा है? Receipt from debtors, working note 1. Cash paid to creditor, working note 2. Isn't it? और वो expense वाला payment of expense, yes, working note 3. ये सब बातें याद रखना पड़ता है बच्चों। फिर लास्ट में इनकम टैक्स पेड। कितना इनकम टैक्स पेड है? हेलो, हाँ किंजल, बोल किंजल, फटाफट बोल, मैं पढ़ा रहा हूँ रे। कंसाइनमेंट का ना भेजता रहूँ तेरे को। ओके, 307,500। अब इसको सॉल्व कर ही सकते हैं ना। टोटल सेल्स कितना है? और कैश सेल्स 11,50,000 है, तो क्रेडिट सेल कितना है? देखो क्या बोला उसने, कैश सेल्स 11,50,000, 32 लाख है। उसमें से कैश सेल 11,50,000 है, तो 32 लाख में से 11,50,000 अगर कैश सेल्स है तो क्रेडिट सेल कितना है? सिंपल, 20,50,000। ये तो मिल गया, प्लस 1.5 लाख, ये 22 लाख आएगा। इनमें से 1,47,000 निकालते हो तो 20,53,000 आता है। यस, ये आएगा बाय कैश बैंक, मतलब इतना पैसा डेटर से आया। समझा? अब कैश पे टू क्रेडिटर, वर्किंग नोट टू, चलो वर्किंग नोट टू पे और क्या। टोटल परचेज कितना है? 8 लाख। उसमें से कैश परचेज कितना है? 60,000। तो बचा हुआ क्रेडिट परचेज 7,40,000। 7,40,000 प्लस 78,000 माइनस 83,000, तो आएगा 7,35,000 टू कैश बैंक। 7,35,000। अब उसके नीचे देखो, एक्सपेंस इंकर्ड है, वो भी ऑपरेटिंग है ना,
तो एक्सपेंस इंकर्ड का भी देख लो कितना एक्सपेंस इंकर्ड है टोटल। जो एक्सपेंस इंकर्ड होता है वो जरूरी नहीं कैश में होता है, पर वो पीएनएल में तो होता है ना। 12,40,000 देखो, टोटल एक्सपेंस इंकर्ड डजंट मीन दैट यू हैव पेड इन कैश। टोटल एक्सपेंस इंकर्ड मतलब आपका पूरा पीएनएल में 12,40,000 दिखना चाहिए। अब रिवर्स जाओ, 12,40,000 जो रिवर्स है तो माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस होगा, तो ये आएगा कैश में 12,48,000 जो नहीं हो डैश। तो 12,48,000 का आपने पेमेंट किया एक्सपेंस पे, ऐसा है वो, समझा। तो 11,50,000 माइनस 60,000 प्लस 20,53,000 माइनस 7,35,000 minus 12,48,000 minus 307,500. So this will be 852,500 plus में. Yes. Number two. Cash flow from investing activity. So sale of furniture. 12,000. डिस्पोज मतलब सेल ना। फिर परचेज ऑफ मशीनरी, उसमें कैश जाता है ना आपका। $330,000। और कोई इन्वेस्टिंग है क्या रे? नहीं है। तो 3,18,000 बराबर ना। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बोलो अभी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पहले तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, $10,30,000। फिर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, $7,20,000। ओके ओके ओके, इसमें माइनस आना चाहिए, बराबर बराबर बराबर। फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड 1,50,000। फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 22,500। मेरे ख्याल से इतना ही है। तो माइनस 10,30,000 प्लस 7,20,000 माइनस 1,50,000 माइनस 22,500, किया आएगा 482,500। फिर फोर्थ वन, ये तो अपने को फाइंड करने का है। और वो छोड़ के ये स्वामी जी ने क्लोजिंग कैश बैलेंस दे दिया है, और क्लोजिंग कैश बैलेंस 1,25,000 है। तो करना क्या, कुछ करना नहीं है, सिंपल है। ऊपर आ, चलिए 852,500 माइनस 3,18,000 माइनस
482,500 माइनस 1,25,000 तो 73,000 आएगा ये। समझा? 73,000 आना चाहिए, ऐसा लग रहा है। ठीक है, कर लो और क्या। अभी से एक्सपेंस और इनकम के लिए हमेशा शेड्यूल ही बनाने का, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा तेरे? 10th। ओके, 11 करते हैं और क्या। इलेवन। देखो विघ्नेश लिमिटेड करके क्वेश्चन है, और जहां तक मेरे पास रिकॉर्ड है ये नवंबर 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसने क्या किया मालूम है, इसने ना थोड़ा लोचा किया है। ऐसा बोल सकते हैं कि अभी से ना फुल प्ले सम्स चालू हो गए। हाँ, तो इसमें थोड़ा अभी अपने को अलर्ट रहना ही पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं चलो। अलर्ट रहने के लिए तो मैं हर बार बोलता हूँ, सुनता कौन है। और डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने बोला है। देखो बैलेंस शीट दिया उसने, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट दिया है। आपको दिख रहा है बैलेंस में ना चेंजेस है। अब वी डोंट नो व्हाट मे बी द रीजन। फिर भी ओपनिंग का 1910 और क्लोजिंग में 2180 हुआ, तो परचेज करने से भी कैश कम होता है और डेप्रिसिएशन वगैरह भी मैटर होता है, तो सब अपने को देखना पड़ेगा। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके नेट आया 850 का 830 हो गया, मतलब आपने प्लांट बेचा है कि क्या। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है 2500 तो 2500 टेंशन नहीं। इन्वेंटरी है 1950 से 900 हो गया, और इंटरेस्ट रिसीवेबल डैश से 100 हो गया। इंटरेस्ट रिसीवेबल बढ़ गया ना, बराबर, तो इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसका अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। फिर भी किसका अकाउंट बनाने का किसका अकाउंट नहीं बनाने का, वो तो आपको परिस्थिति बता ही देगा, थोड़ा बहुत तो हिंट मिल ही जाएगा। फिर सन्ड्री डेटर है, देखो 1200 से 1700 हो गया। फिर कैश ऑन हैंड एंड बैलेंस विद बैंक। फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी हैविंग 1 मंथ मैच्योरिटी, ये दोनों कैश में लेना, मतलब 200 प्लस 670, फिर 25 प्लस 135। समझा? तो ओपनिंग है 25 प्लस 135 और क्लोजिंग है 200 प्लस 670, वो कैश ही है। फिर शेयर कैपिटल में देखो 1250 से 1500 हुआ, मतलब 250 बढ़ गया, मतलब फ्रेश इशू, मतलब क्या हुआ उससे फ्रेश इशू, क्या मतलब फाइनेंसिंग प्लस होगा। फिर रिजर्व देखो 1380 से 3410 हुआ। फिर लॉन्ग टर्म डेट 1040 से 1110 हुआ, तो शायद इसका भी लेजर बनाना पड़ सकता है। फिर क्रेडिटर है, फिर इंटरेस्ट पेएबल है, मैं बोला ना इंटरेस्ट पेएबल है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है। इंटरेस्ट पेएबल ये अलग होता है, इंटरेस्ट रिसीवेबल वो अलग होता है। तो एक्सपेंस का अलग से बनाने का, इनकम का अलग से, और इनकम टैक्स पेएबल भी है, तो थोड़ा अलर्ट रह के ही बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट आया, फिर डेप्रिसिएशन दिया है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस दिया। बोलो कहाँ पे जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस? ऑपरेटिंग माइनस, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस। अभी वो इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया है, इसका मतलब पेड नहीं है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऊपर जाना पड़ेगा पेएबल, तो अपने को उसका शेड्यूल बनाना पड़ सकता है। आपको समझ में आ रहा है क्या? अपने को उसका क्या बनाना पड़ सकता है? शेड्यूल। तो मैं क्या करता हूँ अभी से ना उसका शेड्यूल बना के रखता हूँ। अब कितने एक्सपेंसेस आएंगे डैट आई डोंट नो, बट मैं क्या करूँ एक लाइन छोड़ूंगा।
कैश बैंक एड लेस एड, अभी क्या होगा ये, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, करंट ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर, और जो अपने को आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला आएगा। तो पहला मैंने इंटरेस्ट का बना दिया है, क्योंकि जो उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया, आप समझने का ट्राई करो, जो उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया है वो सिर्फ एक्सपेंस है, मतलब वो पीएनएल में रिकॉर्ड होगा, बट कैश एलिमेंट कितना है उसमें वो अपने को नहीं पता, तो अपने को सब टाइम लगेगा ढूंढने के लिए। फिर डिविडेंड इनकम दिया, देखो इंटरेस्ट इनकम दिया, मैंने बोला ना इंटरेस्ट इनकम दिया, मतलब एक्सपेंस इनकम का भी शेड्यूल बनाना पड़ेगा। कैश बैंक एड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग प्री रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग प्री रिसीव, अपने को तो सिर्फ कैश एलिमेंट ही फाइंड करना है। मिला, मालूम पड़ा भी इंटरेस्ट इनकम ऊपर जो दिया ना, यस, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम उसने बोला है, अरे बट कैश में कितना है, क्रेडिट में कितना है, ये अपने को अभी तक पूरा बराबर से पता नहीं है। समझ में आया क्या, कैश में कितना, क्रेडिट में कितना, ये तो अपने को पता चलना पड़ेगा, कैश में कितना इनकम है। उसने बोला इंटरेस्ट इनकम, मतलब वो तो पूरा पीएनएल में लिखना है जैसा, और मैं बोलूँ ये पूरा मैं ना पीएनएल में लिखूंगा, मैं सीधा ना कैश में भी लिख सकता हूँ, बट ऊपर उसने इंटरेस्ट रिसीवेबल बोला है, इसका मतलब इंटरेस्ट इनकम है ना, पीएनएल वाला इंटरेस्ट इनकम है, बल्कि अपने को सिर्फ ये चाहिए। ठीक है, फिर डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम तो एक ही है, डिविडेंड इनकम तो आपका इन्वेस्टमेंट के असेट में जाए, सॉरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी प्लस में जाएगा। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स है, देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, क्या हुआ आपका ना गुड्स है ना जल गया रहेगा, या आपका गुड्स है ना अर्थक्वेक में खराब हो गया, बर्बाद हो गया, तो उससे इंश्योरेंस क्लेम आया, तो इंश्योरेंस क्लेम आया मतलब ऑर्डिनरी एक्टिविटी से रिलेटेड पैसा है वो, समझ में आया, तो उसको आप ऑर्डिनरी में लोगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट सीधा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोलता है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी से रिलेटेड अगर रिसिप्ट और यू टेक इट अंडर ऑर्डिनरी एक्टिविटी ओनली, तो ओ प्लस लिखो। फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, फिर इनकम टैक्स है 300, समझ में आया। तो अपने को तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो सब ठीक है, 300 अपने को टैक्स इनकम टैक्स मिला है। ऊपर देखो इनकम टैक्स पेएबल भी है, तो मेरे को लग रहा है वर्किंग नोट 3 प्रोविजन फॉर टैक्स आना चाहिए। नेक्स्ट वाला, हाँ इनकम टैक्स में आप शेड्यूल भी बना सकते हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट वाला, an amount of 250 was raised from the issue of share capital and further 250 was raised from the long term borrowing। आपको समझ में आ रहा है उसने क्या बोला है, वो बोल रहा है कि जो शेयर कैपिटल में जो डिफरेंस आ रहा है ना 250, वो आपने इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल से रेज किया है, मतलब क्लियर हो गया, जो 250 रुपया है ना वो फ्रेश इशू है, मतलब फाइनेंसिंग प्लस, और जो 250 आपने रेज किया ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग से। पहले लॉन्ग टर्म डेट में डिफरेंस आ रहा है क्या 250 का, पहले देखो 1110 माइनस 1040 ना, 70 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, और वो बोलता है नहीं 250 रेज किया, मतलब समझ जाओ अपने को लॉन्ग टर्म डेट का लेजर बनाना पड़ेगा। समझ में आया क्या, अपने को लॉन्ग टर्म डेट का लेजर बनाना पड़ेगा। interest expense of rupees 400 of which 170 was paid during the period and 100 relating to the interest expense prior period were also paid during the period। तो आप समझ गए, इंटरेस्ट एक्सपेंस के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी शेड्यूल बना दिया। फिर डिविडेंड पेड 1200, डिविडेंड आपने 1200 पे किया, बोलो डिविडेंड पेड 1200 किधर जाना चाहिए, डिविडेंड पेड 1200 फाइनेंसिंग माइनस, लिखो उधर फाइनेंसिंग माइनस। फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन डिविडेंड रिसीव्ड, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स
टैक्स डिडक्ट, टीडीएस आपने डिडक्ट किया अमाउंटिंग टू 40 रुपया। तो जो आपने 40 रुपए का जो टीडीएस डिडक्ट किया है, जो आपने 40 रुपए का टीडीएस डिडक्ट किया है, वो आप किधर लिखोगे बोलो? 40 रुपए का आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, क्यों डिडक्ट किया मालूम है? वो आपको डिविडेंड मिला था ना, उसके ऊपर से डिडक्ट होके मिला है। मतलब आपका डिविडेंड कितना मिला था? 200 रुपए इनकम, बराबर है? उसमें से 40 रुपया निकाल दो टीडीएस से, और ये 40 रुपया आपके इनकम टैक्स में इंक्लूडेड है। तो इनकम टैक्स में लिखो -40 रुपया, 300 के बाजू में लिखो -40 रुपया। लिखा 300 के बाजू में -40 रुपया। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड, क्योंकि टीडीएस क्यों हम लोग, क्योंकि टीडीएस तो हमको मिलता ही नहीं है ना कैश में, तो हमको माइनस ही करना पड़ेगा। आगे, ड्यूरिंग द पीरियड द एंटरप्राइज एक्वायर्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दिख रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 350 रुपए का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा है। तो मैं बोले ये सब झंझट मारी का काम है। व्हाट वी विल डू, वी विल प्रिपेयर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। तो ये हम लोग ये अकाउंट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ना ऊपर देखो प्लांट कितना बोला 850, और ब्रैकेट में बाजू में कितना बोला क्लोजिंग में वो 730। क्या डिफरेंस है 350 का? नहीं है। तो डिफरेंस ही नहीं है 350 का, तो लेजर बनाओ चुपचाप से, जो होगा लेजर में देखा जाएगा, समझे? प्लांट विद ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 80 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60 वाज सोल्ड फॉर 20। देखो इतना पक्का है, जो 350 रुपए का आपने प्लांट खरीदा है ना, 350 रुपए का प्लांट का तो कैश में वैल्यू है, वो तो आप लिखोगे, अंडरलाइन करके लिखो। किधर लिखोगे? इन्वेस्टिंग माइनस, और अपने प्लांट विथ ओरिजिनल कॉस्ट 80 रुपीज का प्लांट है, 60 रुपीज का डेप्रिसिएशन है, और आपने 20 रुपए में बेचा, तो इन्वेस्टिंग सोल्ड, मतलब इन्वेस्टिंग प्लस। सन्ड्री डेटर एंड सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूडेड अमाउंट रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज ओनली। तो जो ऊपर जो डेटा क्रेडिटर दिख रहा है वो क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड है। तो नो झंझट, सीधा बनाने का डेटर्स अकाउंट और सीधा बनाने का क्रेडिटर्स अकाउंट। देखो इतने सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे, और मैं तो बोलूं सबसे पहले अब इसको ही सॉल्व करो, झंझट ही नहीं मांगता, पहले इसको ही सॉल्व करो ना, उसमें क्या है। पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऊपर से आ जाओ, पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस में आ जाओ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, समझ में आया? तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट बनाया क्या? ठीक है, तो नीचे आ जाओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किधर है? ये देखो इधर है। टू बैलेंस 1910, बाय बैलेंस कैरी डाउन 2180, बराबर है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ नहीं बोला है। इन्वेंटरी तो हम लोग देखेंगे, हम लोग तो सिर्फ पहले लेजर से रिलेटेड सॉल्व कर रहे हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल, चलो इंटरेस्ट रिसीवेबल पे ओपनिंग में कितना इंटरेस्ट रिसीवेबल है, क्लोजिंग में 100 रुपया रिसीवेबल, मतलब आउटस्टैंडिंग ना 100 रुपया। ओपनिंग में कोई इंटरेस्ट रिसीवेबल था ही नहीं, मतलब कोई आउटस्टैंडिंग था ही नहीं। डेटर ओपनिंग में 1200 है, 1200, और क्लोजिंग में 1700। फिर कैश ऑन हैंड, ये तो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद शेयर कैपिटल का तो 250 वो आ जाएगा, रिजर्व्स भी आ जाएगा। फिर लॉन्ग टर्म डेट
लाइबिलिटी ना, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो 1040 111 फिर क्रेडिटर 1890, किधर है क्रेडिटर, हाँ 1890 और क्रेडिट में 150। फिर इंटरेस्ट पेएबल। अब इंटरेस्ट पेएबल पे ध्यान देना, बरोबर टाइम जाने वाला है इसमें। इंटरेस्ट पेएबल ओपनिंग में कितना पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग में 100 है और क्लोजिंग में 230 है। अब ये फॉर्मेट याद ही रख लो। अब इनकम टैक्स पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल प्रोविजन फॉर टैक्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 रुपया टू बैलेंस कैरिड डाउन 400 रुपया। ये समझा बात को। अब आ जाओ नीचे की तरफ, अब पढ़ो इंटरेस्ट एक्सपेंस। नीचे देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया 400 रुपया। ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस दिख रहा है आपको, कहाँ पे लिखा उसने, पीएनएल में लिखा है, ये आपको समझना पड़ेगा, पीएनएल में लिखा उसने, समझा। तो अभी हो गया आपका, सॉल्व हो गया ये वाला। 400 माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि हम लोग रिवर्स जा रहे हैं और प्लस माइनस हो जाएगा। तो मैं बोलूं ये 270 आना चाहिए। यस, तो 270 जाएगा किधर, क्या किधर जाएगा सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, तो फाइनेंसिंग के माइनस में, समझा क्या। नेक्स्ट वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस के बाद देखो इंटरेस्ट इनकम दिया है। इंटरेस्ट इनकम दिया मतलब वो पीएनएल वाला है। सर वो कैश में भी हो सकता है ना, हो सकता है, बट उसने एडजस्टमेंट दिया ना 100 रुपया आउटस्टैंडिंग ऐसा, तो ये इंटरेस्ट इनकम इनकम कैश में नहीं होगा। हम लोग अभी कैश में फाइंड करेंगे 200 रुपया। कहाँ पे लिखोगे सर इसको भी, थोड़ी ना कहाँ पे लिखूंगा, टेंशन लूंगा, इन्वेस्ट के प्लस में। समझा क्या। कितना हो गया। फिर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आपने प्रोवाइड किया, पे नहीं किया, प्रोवाइड किया, तो एंट्री क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 300 माइनस 40 260। तो आपने पे कितना किया है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो आपने इतना पे किया है, यस। अब स्टेटमेंट बनाओ तो भी मिल जाएगा। तो आपने इतना पे किया है, अब इतना पे किया तो बोलो कहाँ पे जाना चाहिए, ये मैं तो यही पे लिख रहा हूं, ऑपरेटिंग माइनस। इज दैट क्लियर। ये भी हो गया, ये भी हो गया, भगवान की दुआ से ये भी हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स भी हो गया। अब लॉन्ग टर्म डेट, अब एडजस्टमेंट पढ़ते जाने का, एडजस्टमेंट सॉल्व कर ही देने का। एन अमाउंट ऑफ 250 वाज रेज, तो 250 जो आपने रेज किया है वो आपको कहां से मिला है, 250 इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का, ठीक है ना। तो उधर लिखो, अंडरलाइन करिए, क्या लिखोगे, फाइनेंसिंग प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ 400 आउट ऑफ विच 750। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ 400 आउट ऑफ विच 750 170 was paid during the period, 100 relating to interest expense for the prior period was also paid during the period। तो इससे अपने को कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है ऐसा मैं समझता हूं। चेक करोगे इसका कोई फर्क गिरेगा क्या, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इसका कुछ फर्क गिरने वाला है ये सेंटेंस का, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमने खत्म ही कर दिया। फिर डिविडेंड पेड 1200, याद रखो डिविडेंड पेड किधर जाता है, 1200
फाइनेंसिंग माइनस, टैक्स डिडक्टेड 40, वो तो हमने माइनस ही कर दिया, और 200 जो डिविडेंड इनकम दिख रहा है ना ऊपर, उसमें से भी माइनस करना। ठीक है ना, उसमें से भी 40 रुपए माइनस करना है। अब देखो, ड्यूरिंग द पीरियड द एंटरप्राइज एक्वायर्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ड्यूरिंग द पीरियड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा, तो एंट्री क्या आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। कितने में खरीदा, 350। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कहाँ पे जाएगा, इन्वेस्टमेंट माइनस। समझ में आया? यस। दूसरा, प्लांट विथ ओरिजिनल कॉस्ट, प्लांट विथ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 80, ओरिजिनल कॉस्ट था एक प्लांट का, उसका ओरिजिनल कॉस्ट था 80, वॉज सोल्ड फॉर 20, मतलब तुमने एक प्लांट को बेचा है, बाय सोल्ड। और याद रखना, तुम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करे तो आपको कॉस्ट ही लिखना चाहिए, बल्कि उधर हम लोग 20 सेल किया तो 20 ही लिखेंगे, बराबर, बिल्कुल, बिकॉज हम लोग यहाँ पे कॉस्ट मेथड फॉलो करें तो कॉस्ट ही लिखने का। समझा क्या? अब चाहो तो अब देख लो, ये शायद टैली होगा लगता है। अब जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करते हो ना, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में आपको असेट है ना कॉस्ट पे लिखना होता है। याद है ना, आपको असेट हमेशा कॉस्ट पे, तो ये खत्म हो गया, और 20 रुपए का उस सेल हम लोग लिखेंगे। एक पॉइंट में छूट गया, एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया, वो लॉन्ग टर्म डेट का। 250 वाज रेज फ्रॉम द लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो जब 250 आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग से रेज किया तो एंट्री क्या आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू लॉन्ग टर्म डेट, बराबर कि नहीं, 250। अब बोले 250 कहां पे रिकॉर्ड करोगे, फाइनेंसिंग के प्लस, बराबर ना, प्लस ही होगा ना। अब इसको क्लोज करो, और क्या, और कोई है ही नहीं एडजस्टमेंट यार। 1040 प्लस 250 माइनस, तो मैं बोलू 180, ये 180 आपने रीपेमेंट की है। यस, कुछ बोला नहीं है तो इट इज रीपेमेंट, डेबिट साइड है ना। बोलो रीपेमेंट किधर जाएगा, फाइनेंस में माइनस, फाइनेंसिंग माइनस, मतलब आपने बोरो भी किया, आपने रीपे भी किया, दोनों दिखाने का, दोनों दोनों। ठीक है। अब जो आपको डेटर और क्रेडिटर दिख रहा है ना, वो सब क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल से ही है। समझ में आया? अब जो डेटर क्रेडिटर दिख रहा है, देखो, सन्ड्री डेटर एंड सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड अमाउंट रिलेटेड टू क्रेडिट सेल, तो ऊपर जो आपको डेटर दिख रहा है, ऊपर जो आपको सेल्स दिख रहा है ना, वो क्रेडिट सेल ही है, तो क्रेडिट सेल का एंट्री पास क्या करोगे, डेटर टू सेल्स, कितना है, 30,650। समझा क्या? बस इसको क्लोज करो अभी, 1200 प्लस 30,600, तो मैं बोलू 31,850 आएगा, माइनस 1700, तो मैं बोलू 30,150 आएगा, और ये पैसा डेटर से मिला है। क्या लिखूंगा इधर, ऑपरेटिंग प्लस। समझा क्या? ठीक है। अब नेक्स्ट वन, अब क्रेडिटर, क्रेडिटर के लिए आपको परचेज चाहिए, देखो आपको परचेज दिया है क्या, नहीं दिया, पक्का नहीं दिया। ओके, जब आपको परचेज नहीं दिया तो अभी आपको परचेज ढूंढना पड़ेगा मेरा बेटा। कैलकुलेशन ऑफ परचेज, जब परचेज नहीं दिया है, और पूरा का पूरा परचेज क्रेडिट परचेज है, जब आपको परचेज नहीं दिया तो ढूंढना पड़ेगा, याद करो, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज,
लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको मिलता है कंज्यूम, कंज्यूम यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसने दिया आपको 26,000। ओपनिंग स्टॉक तो दिया हुआ है आपको, ऊपर देखो 900, नहीं नहीं 1,950, और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 900। अब से फाइंड तो करना है, 26,000 प्लस 900 माइनस 1950, तो ये आएगा 24,950, और ये 24,950 ना बेटा आप क्रेडिट परचेज है पूरा का पूरा, तो बाय क्रेडिट परचेज 24,950 प्लस 1890, तो 26,840, 26,840 माइनस 150, 26,690, और ये है आपका पेमेंट जो आपने क्रेडिटर को दिया। समझ में आ रहा है? तो ये ऑपरेटिंग माइनस। फिलहाल तो सब हो गया है। इसीलिए उसने क्रेडिटर को यूज ऐसा किया है। समझ में आया? और हम लोग तो डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं। अब चलो भगवान भरोसे सॉल्व करते हैं, और क्या। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नंबर 1, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नंबर 1, ऊपर से आना पड़ेगा अभी, किधर किधर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस, $910। उसके बाद इंश्योरेंस प्रोसीड 140, ये मिला है। रुको, फिर उसके बाद रेसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, वर्किंग नोट 6, 30,150। फिर उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर, वर्किंग नोट 7, 26,690। चलो पेमेंट टू क्रेडिटर हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इधर तक तो आ ही गए हम लोग। पेमेंट ऑफ टैक्स है, see the payment of tax, पेमेंट ऑफ टैक्स वर्किंग नोट 3, 860। देखते हैं अभी, माइनस 910 प्लस 140, 150 माइनस 26,690 माइनस 860, तो यार है 1830 प्लस में। पता नहीं ये राइट है कि रॉन्ग है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखते हैं अभी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से क्या क्या है, मैं बोलूँ प्लांट एंड मशीनरी है ना।
परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्किंग नोट 5 350. वर्किंग नोट 5 350. फिर सेल भी तो है, बट सेल तो सर 80 रुपए का, वही तो मैं बोल रहा हूँ नहीं कंसिडर करने का. वो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड से उन्होंने सॉल्व किया. सेल ऑफ मशीनरी 20. और क्या है, डिविडेंड इनकम है ना. कितना है डिविडेंड इनकम? 200 में से 40 माइनस किया तो 360 हुआ. और क्या है, और क्या हो सकता है? इंटरेस्ट इनकम है ना, 200 रुपया. ₹200 ये भी ना, एक्स्ट्रा एक आध दो लाइन छोड़ देने का, सेफ्टी के लिए रहे, दूसरा कुछ नहीं. डिविडेंड इनकम कितना लिखा मैंने सर? 160 आएगा ना यार. -350 +20 +160 +200 ₹30. नंबर 3, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अब चलो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में क्यों पढ़ते. डेटा तो सब हो गया, क्योंकि असेट साइड में जितना भी था ना सब हमने खत्म ही कर दिया. फाइनेंसिंग इश्यू ऑफ शेयर्स है ना, 250 उसने खुद भी बोला है. रिजर्व के बारे में कुछ नहीं, इसका मतलब रिजर्व इसमें कैश में हुआ ही नहीं है ना. लॉन्ग टर्म डेट, रीपेमेंट ऑफ वर्किंग नोट फॉर रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, $180 एंड बोरोइंग. बोरोइंग भी तो किया ना, वर्किंग नोट दोनों एक ही में, 4 में. फिर डिविडेंड है ना, क्रेडिटर हो गया, इंटरेस्ट पेएबल हो गया, इनकम टैक्स पेएबल हो गया, वो तो हो गया. फिर डिविडेंड है ना, डिविडेंड पे 1200. फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, वर्किंग नोट 1 ना 2. अच्छा 1 है, 270 1 है 1. देखते हैं अभी, और तो कुछ भी नहीं दिख रहा है. 250 माइनस 180 प्लस 250 माइनस 1200 माइनस 270 क्या आएगा, 1150. सॉरी नेटवर्क एरर आ गया था. चलो ओपनिंग कैश बैलेंस
ओपनिंग कैश बैलेंस 25 प्लस 135, ये आएगा 160। अरे भगवान, अभी वही लाना होगा क्लोजिंग कैश बैलेंस भी, अभी ऑटोमेटिकली लाना 870, बट ऊपर से चेक करना पड़ेगा। चलो और क्या, 1830 बराबर 1830 प्लस 30 माइनस 1150 प्लस 160। हाँ भगवान, आ गया 870 ही आ गया, डॉट 870 ही आया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हेलो, तो आपको ये समझ में आया ये वाला? थोड़ा बड़ा है, इसमें क्या करना होता है, देखो मैं ना आपको एक टेक्निक बताता हूँ। जिस जिस वर्ड से रिलेटेड एडजस्टमेंट में बोला है ना, आप उसके ऊपर ना लेजर बना। और मैं बोलूँ ये टॉपिक में सब पे लेजर बना सकते हो, बट सब पे लेजर बनाने इतना टाइम नहीं होता, तो थोड़ा हमको सोचना पड़ता है। जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस, जब उसने बोला इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो पहली बात, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो पीएनएल आइटम है, कैश आइटम तो नहीं है। बट कुछ भी नहीं बोला है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम लोग कैश आइटम में मान सकते हैं। बट इंटरेस्ट एक्सपेंस के बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस के ऊपर नीचे बोला इंटरेस्ट पेएबल, तो समझ जाने का ये पीएनएल आइटम नहीं, समझ जाने का पीएनएल आइटम है, इसमें लेजर बनना ही चाहिए। समझ में आया? तो ऐसा ऐसा थोड़ा सा सोच के अपने को बनाना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ईजी है। अपने को सिर्फ वर्ड टू वर्ड जाना है। मैंने क्या किया, वर्ड टू वर्ड मैंने सिर्फ फॉलो किया। अब इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बोला, सीधा लेजर बनाने का। असेट के ऊपर आड़ा टेढ़ा बोला, सीधा लेजर बनाने का। जिसके ऊपर आपको डाउट आता है ना, लेजर बनेगा। अभी देखो लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर लेजर क्यों बनाया सर, शेयर कैपिटल पे क्यों नहीं लेजर बनाया? क्योंकि दोनों का डिफरेंस है ना 250 बराबर आ रहा है, इसलिए मैंने लेजर नहीं बनाया। और इक्विटी शेयर कैपिटल का दूसरा कोई ऐसा एडजस्टमेंट दिया नहीं है। वो बोल रहा है कि जो डिफरेंस है ना वो इशू वाला है, इसलिए मैंने लेजर नहीं बनाया। बल्कि उसने 250 लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए बोला है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग का जब मैं देख रहा हूँ ना, तो 250 डिफरेंस आ ही नहीं रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ को निकालने के लिए मैंने क्या बनाया, लेजर। इज दैट क्लियर? तो आप भी ऐसा ही करो, तो ही आप फायदे में रहोगे। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी। इज दैट क्लियर? अब बेटा हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अभी ना इनडायरेक्ट मेथड चालू हुआ। यस, इनडायरेक्ट मेथड, क्वेश्चन नंबर 12। मैं नाम बता दूं, तो नाम है गणपति एलएलसी। और ये क्वेश्चन आरटीपी में भी पूछा है और मे 12 में भी पूछा है। क्वेश्चन काफी छोटा है, इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, एंड मोर ऑफन इट इज अ वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट मेथड का। अभी हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में जाने वाले, डायरेक्ट मेथड कंप्लीट हो गया, अब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में जाएंगे। चलो इनडायरेक्ट मेथड में जाते हैं, और क्या। पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ना, चलो पढ़ लेते हैं। Ganpati LLC submit the following information pertaining to a year using the data you are required to find the ending cash and bank balance given an opening balance of 1.55। तो 1.55 ओपनिंग बैलेंस दिया, आपको क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है, मतलब उसने दिया नहीं है। ठीक है, तो ये आपको इनडायरेक्ट मेथड में सॉल्व करना है, याद रखना। देखो डेटा दिया है, एडिशनल शेयर्स इशूड, बोलो कहां पे जाएगा, फिनांस प्लस, बराबर ना। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट माइनस, उसके बाद प्रोसीड फ्रॉम असेट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट प्लस, फिर डिविडेंड डिक्लेयर। याद रखना डिविडेंड डिक्लेयर और डिविडेंड पेड में फर्क होता है। तो डिविडेंड डिक्लेयर क्या है, डिविडेंड डिक्लेयर इज नथिंग बट अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो हमको प्रॉफिट में ऐड करना होता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ असेट, बट आंसर माइनस में, तो ये लॉस है,
तो ये लॉस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो हम लोग प्रॉफिट में इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। समझ में आया क्या? उसके बाद नेट इनकम, ये आपका प्रॉफिट है 3.3, तो ये नेट प्रॉफिट है। इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, मालूम है जब इनडायरेक्ट मेथड है तो आप जाके चेक करो, इनडायरेक्ट मेथड में, इनडायरेक्ट मेथड आप चेक करो, सबका सब सेम रहता है, सिर्फ एक ही पार्ट चेंज होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, देखो नेट प्रॉफिट दिया है, और उसके बाद लास्ट में होता है चेंज इन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। देखो इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, मतलब अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया, मतलब पैसा नहीं आया। अकाउंट रिसीवेबल डेटर इतना था तो इतना हो गया, 40 था तो 50 हो गया, तो डेटर बढ़ गया, मतलब पैसा नहीं आया। पैसा नहीं आया तो भी अपने लिए एक तरह का आउटफ्लो हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो उधर लिखो माइनस ऑपरेटिंग। फिर रिडम्पशन ऑफ 4.5% डिबेंचर, आपने 4.5% डिबेंचर को रिडीम किया,